अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं सहरीश सलीम। नाज़रीन, टैक्सी से भरपूर बजट के अब आफ्टर शॉक्स भी आना शुरू हो गए हैं क्योंकि खाने पीने की बेसिक अशिया की कीमतों में एकदम से होशुबा इजाफा हुआ है। दाल की कीमत में 70 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। पहले कहा जाता था कि अगर गरीब आदमी गोश्त नहीं पका सकता तो दाल पका कर गुजारा कर सकता है, मगर अब तो दाल भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। सिर्फ दाल ही नहीं, दूध की कीमत में भी 75 रुपये इजाफा हुआ है और बिजली के भारी बिल्स ने तो आवाम को चीखने पर ही मजबूर कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ारत ख़जाना का ये कहना है कि पाकिस्तान ने IMF बेल आउट पैकेज के लिए तमाम शराइत पूरी कर ली हैं। अगले 3 से 4 हफ्तों में IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत भी हो जाएंगे। नए बेल आउट पैकेज पर IMF की शराइत से आम आदमी मज़ीद कितना मुतासिर होगा, इस पर डिस्कस करेंगे हम आज। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। PTI ने 6 जुलाई को इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान किया है। अंदरूनी इंतखलाफात का शिकार PTI कामयाब पावर शो का मुजाहरा कर पाएगी या नहीं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रिजवान रज़ी, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमें ज्वाइन करेंगे, अनवर रज़ा हमारे साथ होंगी और आमिर सईद अब्बासी भी हमें ज्वाइन करेंगे। आज का टॉपिक डॉक्टर फ़ारूक सलीम से रिलेटेड है, तो उनसे ही आगाज़ कर लेते हैं। सर, जैसे ही बजट आया, रिलीफ क्या मिलना था, महंगाई ने तो रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। बेसिक अशिया की कीमतों में एकदम से इतना ज़्यादा इजाफा तो शॉकिंग नहीं? देखिए, महंगाई की बात करना और चीखों का जिक्र करना, ये सब मसाला जो है ये बिकता है, टीवी के ऊपर बिकता है, स्क्रीन के ऊपर बिकता है। तो आप एक तरफ निकल जाएं, आप मसाला बेचना चाहती हैं। देखिए, आटे की कीमत में 30% कमी हुई है, उसका जिक्र आपने नहीं किया। मुर्गी की कीमत में कोई 21% कमी हुई है, उसका जिक्र भी आपने नहीं किया। घी की कीमत में 14% कमी हुई है, उसका जिक्र भी नहीं हुआ। जुलाई 2024 के महीने में जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो एनुअल, जो सालाना महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है वो 12.6 हुआ है। लेकिन जुलाई 2023 में जो महंगाई की शरह थी वो कोई 36% पे थी। उसका जिक्र आपने नहीं किया कि वो 36% से गिर के 12.6% पे आ गई। तो एक तो यकीनी हकीकत है जिसमें ये है कि जैसे मैंने कहा, आटे की कीमत में कमी आई है, मुर्गी की कीमत में कमी आई है, घी की कीमत में कमी आई है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि महंगाई में और महंगाई की शरह में, इनमें हमें एक तफरीक करनी चाहिए, ये कर लेनी चाहिए। महंगाई में कमी नहीं आई, ये आपकी बात दुरुस्त है। महंगाई की शरह में कमी आई, वो कोई 36-37% से गिर के 12.6% पे आ गई। तो इसका आम आदमी के लिए मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर साल भर पहले महंगाई का घोड़ा जो है वो 36-37 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था, तो आज वो 12 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। तो महंगाई तो अभी भी आ रही है, लेकिन उसकी शरह जो है वो यकीनी तौर पे बहुत तेजी से गिरी। सही। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं। रज़ी साहब, आपको नहीं लगता अगर हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो आवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की जो बातें होती रही हैं, दावे होते रहे हैं? कुछ कीमतों में ठीक है, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कीमतों में कमी भी आई है, लेकिन कुछ कीमतें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनमें इजाफा हुआ है। बिजली के बिल्स, आपको पता है कि बिजली के जो यूनिट्स थे वो तक फ्री देने का जो वादा किया गया था, लेकिन अभी जो पहले के बिल्स थे वो भी मज़ीद बढ़ा दिए गए। ये अनवर रज़ा साहब, पहले तो आप अरेंज करें, सैरश जो है ना वो 6 वाले जलसे के अंदर शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद आ रही है। ठीक है, तो आपने इनकी मेज़बानी करनी है और वो सारा जो जलसा होता है उसके अंदर इनके जाने का एहतमाम करना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, देखिए, इसके मुख्तलिफ जवाब पेश किए जा सकते हैं इस महंगाई के। आप जो है अफरात ज़र ने, फिर मुझे नहीं पता चला डॉक्टर साहब ने क्या फरमाया, उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने कहा कि आटे और चिकन की कीमतों में कमी हुई है। जी, आटे की कीमत में कमी है, लेकिन उसमें हल्का सा अपटिक नज़र आया। अगरचे ये बात सुनते ही पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव हुई है, लेकिन हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि हमें 7 लाख, पिछले साल 7 लाख टन गंदम की कमी का सामना था और 39 लाख टन गंदम जो थी वो दरामद कर ली गई और दरामदी गंदम औसतन 3200 रुपये फ़ी मन पड़ी है हमारे इम्पोर्टर को। तो उसके लिए इस वक्त जो 2400, 2500 या 2600 का रेट चल रहा है मार्केट के अंदर,
या 3,000 का इवन सम जगहों के ऊपर, सम प्लेसेस के ऊपर पंजाब के अंदर, वो हमारे इंपोर्टर को वारा नहीं खाता। तो कुछ मैनूवर किया जाएगा, मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा ताकि उनकी वायबिलिटी भी निकल आए। तो इसलिए गंदम की कीमतों में हल्का सा अप हमें नज़र आया था। पंजाब गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, लेकिन मुस्तकबिल में ये आएगा तो इस कौम की निजात होगी। जिस तरह अभी हमने 7 लाख टन गंदम जो है, चीनी जो है वो बाहर भेजने का फ़ैसला कर दिया है, काबीना ने चुपके से अलाउ कर दिया है। अब ये बाहर भेजी जाएगी, फिर इसकी कीमतें बढ़ाई जाएंगी, फिर ये दरामद कर ली जाएगी। ये हर साल ये तमाशा होता है। शुगर मिलर्स लॉबी जो है वो ये काम करती है और हर साल वो तकरीबन 80 से 150 अरब रुपया जो है वो इजाफी लोगों की जेब में से निकाल लेते हैं और हम हर साल उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि सबसे पहले चावलों के कार्टेल ने, जिसने होल्ड किए हुए थे चावल, वो छोड़े तो वो 340 से 210 के ऊपर फॉल किए, क्योंकि नई फसल आ गई और नई फसल के अंदर राइज नज़र आ रहा था। हमें 30 से 35% का चावल की आना शुरू हो चुकी है हाइब्रिड की। तो उसके नतीजे के अंदर वो उन्होंने छोड़े, उनकी कीमत नीचे आ गई। गंदम की फसल ज़्यादा आ गई, सरकार ने ख़रीदारी की, ताहम वो ज़्यादा थी, सरकार सारी नहीं ख़रीद सकी, उसकी प्राइसेस नीचे आ गई। तो कुछ चीज़ों की, इसी तरह पोल्ट्री का जैसे आपने बताया, डॉक्टर साहब ने निशानदेही की है, उसके अंदर भी एक कार्टेल जो था वो सरगर्म अमल था। सरकार ने मिन्नत तरला की है या क्या किया है, उसके जब वो कार्टेल टूटा है 5 बड़ों का, तो उसके नतीजे में चिकन की प्राइसेस भी नीचे आई हैं। इस वक्त जो है वो देखिए, इस वक्त जो आसान तरीन लोग नज़र आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाकों के लोग जो हैं वो जलाओ घिराव करें, उन्हें 3 रुपए फ़ी यूनिट बिजली मिल जाए। असल में जो तकलीफ़ है लोगों को, मैं उसकी निशानदेही करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के एक हिस्से के अंदर लोगों को पिछले 20 साल की चोरी की हुई माफ़ कर दी जाए और कहा जाए कि आप नई चोरी करना शुरू करो, और ये आपका डिवाइन राइट है चोरी करके बिजली इस्तेमाल करना। पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर 65% से लेके 70% तक बिजली चोरी हो और कहा जाए कि ये हमारी कौमी रवायत है, हम अपने इलाके के अंदर बिजली चोरी करवाते हैं, हम बिजली चोरी कराएंगे। जब आप इस तरह की बातें सुन रहे हो और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ज़्यादा ऐसी बातों को घुमाया जा रहा है, उस सूरत में आपके बिल ज़्यादा आए तो आपको बहुत ज़्यादा चुभते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन है। सही। अच्छा, अब आ जाइए, वो 300 यूनिट की बात थी जी। वो 300 यूनिट जो थे वो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का एक स्टे आया हुआ है, और लाहौर हाई कोर्ट के जिन जज साहब ने स्टे दिया है, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने लड़कों के लिए सब्सिडाइज रेट के ऊपर मोटरसाइकिल देने का स्टे दे रखा है, ये वही जज साहब हैं। उन्होंने इससे पहले ये वाले भी स्टे दिया हुआ है। अब मसला ये है कि 31 लाख रुपया लेने वाला एडवोकेट जनरल पंजाब जो है, उसके लिए और बहुत सारे काम हो सकते हैं। उसके लिए ये काम नहीं हो सकता कि वो जाए और अदालत को कहे कि भाईजान ये आपने स्टे दे के आप बैठ गए हुए हैं और कम से कम 6 से 7 महीने हो गए, आपने इसके ऊपर स्टे दे दिया हुआ है, अब इसका फैसला कर दीजिए कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हुकूमत ने आसान, इसी तरह अब आप देखिए कि सुपर टैक्स लगा था, बैंकों ने 9,775 अरब रुपया टैक्स इस साल खाना है, सूद खाना है। उसको सरकार ने कहा कि हम 35% से टैक्स बढ़ा के आपका 45% करते हैं, सुपर टैक्स लगा देते हैं। वो अस्करी बैंक की इमामत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदरवाइज तो वो हाई कोर्ट है कि जो फौज का नाम आते ही उनकी आंखों में से, जजों की आंखों में से चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने बगैर मुद्दा अलैह को नोटिस किए, मालियाती मामले के अंदर कानून में लिखा हुआ है कि आप मुद्दा अलैह को नोटिस किए और उसको सुने बगैर स्टे नहीं करेंगे, लेकिन बगैर नोटिस किए और सुने उनको स्टे जारी कर दिया गया। और 10% 9,775 के अंदर 10% टैक्स में इजाफे का मतलब तकरीबन 1,000 अरब रुपया था। अब आपकी और मेरी तनख्वाह के ऊपर जो टैक्स लगा है और जो जिस तरह ये GST बढ़ाया गया है, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, उसका वॉल्यूम 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने तंबाकू माफिया की बात नहीं की, अभी मैंने जालसी सिगरेट बनाने वालों की बात नहीं की, लेकिन ये एक ऐसा शोबा था जिसके अंदर से 1,000 अरब रुपया निकाल के मेरी अनवर रजा की
اور باقیوں کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کی جا سکتی تھی، لیکن سرکار نے اپنی آسانی ڈھونڈی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، اور کچھ تھوڑی سی سوشل میڈیا کی ایگزیجریشن تو ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک پارٹی کی حکومت ہے، اور اس پارٹی کے قائد نے یہ چیلنج دیا تھا کہ بجٹ کے بعد حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، انور رضا صاحب، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہوا، اور اس کے بعد اس پر ہم نے بہت زیادہ بات کی، جو طبقہ ٹیکس دیتا تھا اس پر مزید ٹیکس لگا دیا گیا۔ تھوڑی سی سیلری والے لوگ جو ہیں، جب وہ ایک سیلری میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے ٹیکس کا دیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو چیز تھی اس نے وہ طبقہ جو مراد یافتہ تھا ان کے لیے ریلیف دیا گیا ہے، اور جو لوگ کم سیلری لیتے تھے، مڈل کلاس ہو گئے یا لوئر مڈل کلاس ہو گئے، ان پر بوجھ بڑھا دیا گیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جب ہماری علی پرویز ملک سے بات ہوئی بجٹ سے پہلے، تو ان کا کہنا تھا کہ جو پہلے سے ٹیکس پیئر ہیں اور کم تنخواہ والے لوگ ہیں، ہم ان کو ریلیف فراہم کریں گے، لیکن جب بجٹ کے بعد ہم نے دیکھا تو جو ٹیکس پیئرز تھے اور جو کم تنخواہ والے لوگ تھے ان پر ہی زیادہ ٹیکسز عائد کیے گئے۔ اب مجھے یہ مہنگائی میں کمی کی سمجھ نہیں آتی جو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ میں خود جاتا ہوں چیزیں خریدنے کے لیے، جو چیز پہلے 1200 روپے کی تھی اب وہ 2400 روپے کی ہو گیا، اب اس میں اگر کوئی فرق پڑا ہے تو وہ 2300 روپے کی ملتی ہے آپ کو۔ مجھے بتائیں کہ مہنگائی میں کمی کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ کیا شرح کو ہم نے چاٹنا ہے؟ کیا غریب آدمی نے جو 1400 روپے کی چیز 2800 کی ہو گئی ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کم ہوتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، عام آدمی سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غریب آدمی اس مہنگائی کی چکی میں کس بری طرح پسا ہوا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ یا تو پھر اس کو دیکھے وہ چوری چکاری پر اور اس طرح کی رازنی پر، ڈاکے پر اور موبائل سنیچنگ پر مجبور ہوتا ہے، یا پھر وہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو۔ ادروائز اس کا گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ جس حکومت نے اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکی وفاق کے اندر ہی کہ 37,000 روپے جو منیمم ویج ہے وہی امپلیمنٹ نہیں لا پر کر سکی، تو مجھے بتائیے مہنگائی پر کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، قطعاً کم نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں مائنر کچھ چیزوں میں کمی ہوئی ہوگی۔ میں سبزی منڈی گیا، جو چیز 500 روپے کی تھی وہ 700 روپے میں خود خرید کر لے کے آیا ہوں۔ میں مارکیٹ میں خود جاتا ہوں، اپنے گھر کا سودا صرف روز مرہ اشیاء خود خریدتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے بڑا بخوبی کہ یہ ریٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو قیمتیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ قیمتیں خود بخود کم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میکنزم ہے، ضلعی انتظامیہ موجود ہے جو کہ شاہ خرچیاں کرنے پر اور جو بادشاہت ہے اس کے پروٹوکول کے لیے لگی ہوئی ہے۔ ان کو عام آدمی سے کوئی فکر نہیں، کوئی اسسٹنٹ کمشنر، کوئی فوڈ سیکورٹی افسران، کوئی ضلع انتظامیہ کے افسران جو ہیں وہ قیمتوں کی کمی کے لیے اقدامات اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اس لیے مہنگائی میں قطعاً کوئی کمی نہیں آئی۔ لوگ اب بھی رو رہے ہیں۔ چلیے اگر کوئی آٹے، دال، چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، آٹا اگر کم بھی ہوا اس کی وجہ آپ کو رضی صاحب نے بتا دی، وہ نیچرل تھا کہ وہ کم ہونا ہی ہونا تھا۔ گندم آپ کے پاس بمپر کراپ ہوئی ہے، باہر سے آپ نے گندم خریدی ہے تو پھر وہ کمی آنی تھی، آٹے کی قیمت میں کمی نیچرل تھی۔ اچھا اب آپ باقی چیزوں پر آ جائیے، کیا یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ بجلی کے بل جو کہ ادا نہیں کیے جا سکتے، جس شخص کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے، اس کا بل اگر منیمم بھی کیجئے 15,000 روپے بل آ گیا، اس نے کرایہ کہاں سے دینا ہے، اس نے کھانا کہاں سے ہے، اس نے بچوں کی فی کہاں سے پے کرنی ہے، بچوں کا دودھ اور اشیاء ضروریہ کہاں سے خریدنی ہے؟ دیکھیے یہ سوچنے والی باتیں ہیں، یہی خانہ جنگی کی طرف آپ کو چیزیں لے کر جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے کہ اگر آپ نے مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا تو لوگ پھر پاکستان تحریک انصاف جو 6 جولائی کو مہنگائی کے خلاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، شاید وہ اگر پولیٹیکل جلسہ کرتے تو وہ ناکام ہوتا، لیکن اب اگر وہ مہنگائی کو ساتھ لے کر جلسہ کر رہے ہیں تو لوگ اس حکومت اور اس کے اقدامات کی وجہ سے غصے میں اس پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے میں بھی شرکت کریں گے، ضرور کریں گے، اس لیے کہ لوگوں نے اپنا غصہ کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہے، اور جو عام عوام کی بات کرے گا لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ عام عوام کی بات کر رہے ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ عام آدمی کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ لہٰذا حکومت کو جس طرح وہ اپنی حکومت چلا رہی ہے، اپنے اخراجات تو کم کر نہیں رہے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اب وہ کمیٹی بنا کے آپ خسکم جہاں پاک پتہ نہیں اس
कमेटी पर की जो रिकमेंडेशंस हैं उस पर अमल दरामद भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनके अखराजात एज इट इज़ हैं। उन अखराजात को पूरा करने के लिए टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है, अपनी आमदन बढ़ाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। यहाँ पर जो सरमायादार मौजूद हैं उनको इतना तंग किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की जानिब से कि वो अपना सरमाया बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से बैरून ममालिक में जा रहे हैं और वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अपना सरमाया शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हुकूमत को कोई शक है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बहुत सारे कम से कम 2 दर्जन लोगों के नाम तो मैं बता दूंगा कि जो अरबों रुपए अपना यहाँ से लेकर जा चुके हैं। तो क्या ये हुकूमत के सोचने की बात नहीं? अब आम आदमी क्या करे मुझे बताएं, जब वो अपने बच्चों की अशिया जरूरिया नहीं खरीद सकता, बच्चों के को खूब अच्छे तरीके से खिलाफ ला नहीं सकता, तो मुझे बताएं वो क्या करेगा। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ हैं। आमिर, 6 जुलाई को जलसा है, जैसे कि अनवर रज़ा साहब ये बात कर रहे थे, महंगाई के खिलाफ भी ये बात हो सकती है। तो इससे पहले हमने एक मार्च भी देखा जो PDM की जानिब से किया गया था, उस वक्त भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, कीमतों में एकदम से इजाफा हुआ था और अवाम भी शदीद गुस्से में थे। सारी जो सियासी जमातें हैं वो भी इस वक्त PTI के खिलाफ हो गई थी। देखें, जो भी जब हुकूमत होती है और हुकूमत के जो इक़दामात होते हैं उससे अगर महंगाई होती है तो अपोजिशन जमातें उसको मौके के गनीमत जानती हैं और वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट ज़रूर रिकॉर्ड कराती हैं। लेकिन इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और बिलखुसूस जो बजट पास किया गया है, इसने तो आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। जो महंगाई की शरह और जो नए टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इस बजट में आयद किए गए हैं, इसमें तो कोई जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है कि इसमें आप ये बजट था किसका। शहबाज शरीफ साहब IMF पर डाल रहे हैं, उनकी पार्टी जो है वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वो कह रही है इत्तेहादी साथ हैं, बड़ी कमज़ोर हुकूमत है, मियाँ साहब नाराज़ हैं, जरदारी साहब ऐवान सदर में हैं, बिलावल साहब गायब हैं। इस सारी सूरत हाल में इस बजट की जिम्मेदारी कौन लेगा? वज़ीर ख़जाना आते हैं, वो कहते हैं कि IMF ने बड़ा मजबूर किया और IMF के टैक्सेस की वजह से हम ये बजट ला रहे हैं। ठीक है, हमारे माशी हालात में बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या हमारे ऐवान सदर के अखराजात बढ़ाना ये भी IMF ने कहा है? क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात बढ़ाना ये भी IMF ने कहा है? क्या पार्लियामेंटेरियंस के जो सफरी अलाउंस हैं वो बढ़ाने का भी IMF ने कहा है? क्या उनके जो फंड्स अरबों रुपए के दिए जा रहे हैं वो भी IMF ने कहा है? जो अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं और गरीब के ऊपर नए से नए टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, और हैरानकुन तौर के ऊपर ये पहली दफ़ा हुआ है कि टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं कि जो फाइलर्स हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उनसे मजीद टैक्सेस उनके ऊपर आयद किए गए हैं। और अब जो महंगाई का इम्पैक्ट आ रहा है इस बजट के बाद वो तो तबाहकुन है कि आप देखें कि खाने पीने की जो बुनियादी अशिया हैं वो 30 जून के बाद 1 जुलाई को ऑटोमेटिकली उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दूध जो है वो हर घर की ज़रूरत है, दूध की प्राइसेस बढ़ गई हैं, खाने पीने की दीगर अशिया हैं, दालें हैं, इसके साथ साथ दीगर जो अशिया हैं उनके ऊपर भी ऐसे ऐसे टैक्सेस आयद किए गए हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है वो उसमें इजाफा कर दिया गया है। ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा। अब शहबाज शरीफ साहब IMF पर डाल देते हैं तो ऐसे तो नहीं होगा। आप देखें अखराजात जो हैं, मैं देख रहा था कि पंजाब में अफसरान की पहले तो उन्हें लग्जरी गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या उनके पास फवायद थे, अब उन्हें बेंगलोज बनाकर दिए जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा कौन सा तीर मारा है इन अफसरान ने कि इनको बेंगलोज बनाकर दिए जा रहे हैं और उनकी जो शाख खर्चियां हैं, उनकी जो अयाशियां हैं वो ख़त्म नहीं हो रही और गरीब के ऊपर नया से नया टैक्स आयद किया जा रहा है। और फिर जो तमाम एक्सपेंडिचर्स हैं वो गवर्नमेंट के बढ़ रहे हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो गरीब आदमी पे कर रहा है। ये जुल्म है। और इसमें अगर ये जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो अगर अवाम को निकालने में कामयाब हो गई तो फिर शायद अवाम को रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर गुस्सा है अवाम में तो वो इस महंगाई का है, इस जुल्म का है, इन टैक्सेस की भरमार का है। और फिर साथ साथ जो रही सही कसर थी वो बिजली के बिलों ने पूरी कर दी है। सो लिहाजा इस वक्त भी हुकूमत को चाहिए कि उन तमाम जो ताकतवर लोग हैं, जो अशराफिया है, उनके ऊपर टैक्सेस आयद किए जाएं, उनसे टैक्सेस वसूल किए जाएं और गरीब को रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर एक साथ में ही और एक ही नोटिफिकेशन के जरिए गरीब पर भी वही टैक्स है, अमीर पर भी वही टैक्स है, गरीब को भी वही सहूलत है और अमीर को भी वही सहूलत है। सो ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब तक ये पूरा सिस्टम ठीक नहीं किया जाएगा तो गरीब पिसता रहेगा और ये जो सिलसिला है ये लगता नहीं है कि लंबा चलेगा, क्योंकि इस वक्त जो गुस्सा है अवाम में इन महंगाई के वजह से, इन बिजली के बिलों की वजह से वो बढ़ता जा रहा है। और अगर ये सियासी जमातें अवाम को निकालने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर इस हुकूमत जिसके पहले ही बहुत सी चीजें जो है वो एट स्टेक हैं, शायद ये जो अवाम का अगर समंदर निकलता है तो बहा कर ले जाएगा सबको। ठीक है, आमिर ये भी कह रहे हैं कि वफाकी वुज़रा के जो अखराजात कम करने की बात हुई थी, अखराजात क्या कम करने थे, उनको लग्जरी गाड़ियाँ और लग्जरी घर दिए जा रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। नाजरीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI, जिसमें इन दिनों इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं हमें, जो बड़े सियासी रहनुमा हैं, बड़ी क़यादत है, उनकी आपस में नहीं बन पा रही है। और ये ख़बर पहुंची है बानी PTI तक भी, और जिसके बाद उन्होंने जो ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त इख्तलाफात का शिकार हैं, उनको मुलाकात के लिए बुलाया है। रज़ी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्या वजह है कि क़यादत का फुक़दान है, या फिर उनके नज़रियात आपस में नहीं मिलते, ख़यालात आपस में नहीं मिलते? लेकिन इससे पहले आपने मुझे वो बात भी बतानी है जिस पर आप मुस्कुरा रहे थे, और आपने मेरे से वादा किया था कि आप ऑन एयर जाके उसका जवाब देंगे मुझे। देखिए, दुनिया के अंदर एक इजाद है हेलमेट। आप हेलमेट जिसका आपने उधार देना हो उसके सामने हेलमेट पहन के फिरते रहे, अच्छा। वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आज आप किसी को गज़ल सुना दें और जब वो गज़ल सुनाने लगे तो हेलमेट पहन ले, तो ज़ाहिर है कि फिर आपको उसकी गज़ल तो सुनाई नहीं देगी। आज इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मैंने तो अपनी गज़ल सुना ली, लेकिन तीनों अहबाब जो थे मुझे उनकी गज़ल नहीं सुनने पड़ी क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आई। देखिए, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसको हम पाइड पाइपर का दौर कह रहे हैं। पाइड पाइपर की अपना पाइपिंग के पीछे, या पाइप जो बजा रहा होता था उसके पीछे जब लोग चल रहे होते थे, तो उनको आप रोक के कहीं समझाने की कोशिश करें, वो हिप्नोटाइज होते थे। इसी तरह इस वक्त हमारा मीडिया जो है वो इमरानाटाइज है। यानी मेरी एंकर ने इस सेगमेंट को ओपन किया है तो उसने ये स्टेटमेंट जारी करके किया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी। आप अंदाजा कीजिए, हम पब्लिक ओपिनियन में नहीं आते, हम इमरान नामा में आते हैं। यानी मुझे 2 माह हो गए हैं तकरीबन, कभी इस प्रोग्राम में से ये टॉपिक मिस नहीं हुआ। हालांकि आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि जमात इस्लामी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी कि हम धरना लेके जाएंगे इस्लामाबाद जी, और 12 जुलाई को हमारा वहां पे पहुंच होगी, और हम इस धरने को उस वक्त तक नहीं उठाएंगे जब तक सरकार महंगाई के सारे इकदामात वापस नहीं ले लेती। अब उनके इस ऐलान की कई जोहतें हो सकती हैं। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना लेके आए, और उस धरने के कवर के अंदर नवाज शरीफ साहब जो थे वो प्लेटलेट्स पूरे करवाने के लिए लंदन तशरीफ ले गए। तो क्या अब किसी के प्लेटलेट्स पूरे करने का एहतमाम होने लगा है और जमात इस्लामी सहूलतकारी करने लगी है? बहुत सारे पहलू हैं जिस पे बहस हो सकती है, लेकिन हम इमरानाटाइज हो चुके हुए हैं। हमें इमरान खान दिखाई देता है, हम इमरान खान खाते हैं, हम इमरान खान पीते हैं, हम इमरान खान सोते हैं, हम इमरान खान सूंघते हैं, ठीक है। और ये शुरू होता है आपके न्यूज रूम से, वहां से ये ऐसी इमरानाटाइजेशन होती है कि और दुनिया के अंदर कोई मौजू ही नहीं है। सर, वो एक मकबूल लीडर हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। मुझे मौका देना, क्योंकि आपने पहले तो मेरा कान बंद रखा। मुझे ना सईद अब्बासी का पता चला कि उन्होंने क्या कहा है, ना मुझे अनवर रजा का पता चला, ना डॉक्टर साहब का पता चला। अब कुछ सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब देखें इससे क्या कोई फैसिलिटेशन होती है, हुकूमत जमात इस्लामी को रोकती है, नेगोशिएट करती है। अगर वो पहुंच जाते हैं, और यकीनन पहुंच जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन ये टॉपिक चूंकि आपने शामिल नहीं किया, तो अब आ जाते हैं इसकी तरफ जो आपने सवाल फेंका है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो वो है जी, और उसमें वैसे लोग भी पाए जाते हैं जिनका पिछले दिनों जिक्र किया, वंडरफुल कह के जनाब मरवत साहब ने, मतलब कि मैं तो नहीं कह रहा, उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया है। उन्होंने बेटे के लिए किया था। इस वक्त कई धड़े हैं पार्टी के अंदर ना। एक धड़ा जो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता है वो बुशरा बीबी का धड़ा है। जुल्फी बुखारी और ये सारे लोग उसके अंदर हैं। ये फौरन से ऑपरेट कर रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हो या अमेरिका की करारदाद हो, उसके अंदर हमें वो एक्टिव नज़र आता है, और वो डिलीवर भी कर रहा है। उन्होंने 2 करारदाद, एक करारदाद और एक प्रपोजल या रिकमेंडेशन जो है वो ऊपर तले थ्रो की है, और फिर इमरान उनका जो इंटरव्यू है बानी PTI का, वो जनाब वहाँ पे उन्होंने लगाया है। अल्लाह आपका भला करे। इंटरसेप्टर के अंदर सैम बैंकमैन-फ्राइड जो 36 साल के लिए जेल में चला गया है मालियाती फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर, उसकी फाइनेंस करदा ये न्यूज़ वेबसाइट है, उसके अंदर इंटरव्यू छपा है। साइफर भी इसी में छपा था, और भी दीगर मज़ामीन भी छपते रहते हैं। तो खैर वो उन्होंने उसके अंदर किया है। इससे थोड़ा सा दूसरा ग्रुप जो है
उन दो से वो बानी पीटीआई ने कहा है कि जी मैं जेल के अंदर उनसे मुलाकात करके वो करूँगा। कल शानदाना गुलजार एक प्रोग्राम के अंदर कह रही थी कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये चौथा ग्रुप है। तो अफेक्टिवली तो 4 ग्रुप हैं। अब देखिए इस ग्रुप बंदी की वजह क्या हो सकती है। इस ग्रुप बंदी की वही वजह है जो पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार और केपी के अंदर महमूद को सीएम लगाने की थी, यानी सारी पावर्स वो खुद इस्तेमाल करना चाहते थे डिस्पाइट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, और डमीज सामने बैठा दी थी और वो एक्सरसाइज करते रहे। और फिर उसका नतीजा भी हमने देखा ना कि जब वफाक से वो नो कॉन्फिडेंस करके निकाले गए तो उसके बाद उन्होंने जाके डेरा सीएम हाउस केपी के अंदर लगाया था, और केपी हुकूमत के सरकारी खर्चे के ऊपर ये जितने भी व्लॉगर्स हैं इनकी बुला के एंटरटेनमेंट की जाती थी, इनको वहां पे दुम्बे कढ़ाई खिलाई जाती थी। तो ठीक है, वो उनका अपना एक अंदाजे सियासत है, उसकी कम से कम निशानदेही तो करें ना जी, ठीक है। तो बहरहाल उनके एक से ज्यादा हिस्से हैं, और उन हिस्सों के वो हिस्से जो हैं वो उनकी अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटजी के तहत हैं। जब वो बाहर थे तो उस वक्त भी पार्टी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट थे और वो उनको आपस में लड़ा के पॉलिटिक्स करते थे, वो इसको पॉलिटिक्स समझते हैं और ये नेचुरल है, और इससे पार्टी की सियासत को कोई नुकसान नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, पार्टी में इस वक्त इख्तलाफात चल रहे हैं, सबसे पहले तो आपका भी कमेंट चाहिए इस पर। इसके साथ साथ ही रऊफ हसन सिद्दीकी ने ये कहा है कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो पार्टी में वापस नहीं आ सकते हैं। देखिए ब्रीफली मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी हिकमत अमली स्ट्रेटजी का जिक्र किया, पीटीआई की हिकमत अमली क्या है। देखिए इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, उनका हक है, वो सियासतदान है, वो ये मकसद अपना गोल सामने ज़रूर रख सकते हैं। जो उन्होंने हिकमत अमली बना रखी है वो कोई अमरीकी कांग्रेस का वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। अगर अमरीकी कांग्रेस ने कोई करारदाद पास कर दी है तो वो वहाँ तो वज़ीर आज़म बनने वाले नहीं हैं, वो कोई यूनाइटेड नेशन के वज़ीर आज़म बनने वाले नहीं हैं। बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लिए मैं समझता हूँ कि ये हिकमत अमली जो अपनाए रखे हैं, ये अपनाई हुई है, ये गलत है। ये उनको अपनी मंजिल से दूर कर रही है, नज़दीक नहीं ला रही। अच्छा, 2-3 चीज़ और कहना चाहता हूँ। एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अनवर रज़ा साहब ने कहा कि खाना जंगी हो जाएगी। देखिए जब मई 2023 में इफरात ज़र की शरह 40% थी तो उस वक्त तो खाना जंगी हुई नहीं। तो ज़मीनी हकीकत अब पहुंच गई है 12% पे, और अब अनवर साहब का ख्याल है कि शायद खाना जंगी हो जाएगी। तो ज़मीनी हकीकत इसके मुखालिफ है। अगर 40% पे खाना जंगी नहीं हुई तो 12% पे खाना जंगी जो है वो होने वाली नहीं है। दूसरी बात जो हम भूल जाते हैं कि इस हुकूमत ने हल्फ उठाया था मार्च की 4 तारीख को, और आज तारीख है जुलाई की 3। अब गिनले तो 121 दिन होते हैं। अब जिसका जिक्र रजी साहब कर रहे थे कि कुछ इलाकों में बिजली चोरी बहुत हो रही है, उसमें जो सबसे ऊपर है वो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई है। उसमें पिछले 4 सालों में 300 अरब रुपए की बिजली चोरी हो गई है। और यहाँ पे हम कह रहे ये हैं कि बिजली चोरी होने के नतीजे में जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका सारा का सारा मलबा इस हुकूमत पे आता है, जिसको हुकूमत में आए हुए, ताकत में आए हुए 121 दिन हुए हैं जी। अब यहाँ पे 121 दिन की हुकूमत के ऊपर सारा मलबा फेंकना है, जबकि 2008 से शुरू होके 2024 में हमारे कर्जाजात गए हैं 5000 अरब से 71,000 अरब, और उसका मलबा भी डालना है ये 121 दिन वाली हुकूमत के ऊपर। जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में बिजली चोरी हो रही है, जो सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई में बिजली चोरी हो रही है और पिछले 15 सालों से हो रही है, उसका सारा मलबा डालना है इस हुकूमत के ऊपर जिसको 121 दिन हुए हैं। तो ये एक तो खाना जंगी कोई होने वाली नहीं। ठीक, मेरा ख्याल है कि ये डराना और ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना ये मुनासिब नहीं है। आप 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने बैठे टीवी में आके कह रहे हैं खाना जंगी का बहुत खतरा है। जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। महंगाई बहुत तेजी से गिरी है, और अगर उस वक्त खाना जंगी नहीं हुई साल भर पहले, जब खुराक की कीमतें जो हैं वो 40% से बढ़ रही, तो आज होने वाली नहीं।
सही है, ठीक है। अनवर साहब, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन को भी मुत्तहिद नहीं कर पाई है, तो ये हुकूमत पर दबाव कैसे बना सकते हैं? अच्छा, एक तो हम जो जर्नलिस्ट है ना, हमें गैर जानिबदार होना चाहिए और हमें तज्जिया उस बुनियाद पर करना चाहिए जो वाकई हकीकी मायनों में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब दुबई में बैठे हुए हैं और उन्हें पाकिस्तान के हालात के बारे में शायद वो इल्म नहीं है। मैंने कहा हालात खाना जर्नलिस्ट जा सकते हैं कैसे, जरा देखिए कैसे जा सकते हैं। इस तरह जा सकते हैं कि आप देखिए बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए की जा रही है। पाकिस्तान की आवाम को फौज के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपके सियासतदान, आपके इदारे पोलिटिसाइज हो चुके हैं। आपकी माशी सिचुएशन जो है वो किस तरह बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि आपको डॉक्टर साहब याद होगा जब बानी पीटीआई कहा करते थे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी चाहिए और पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला भी आपको याद होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि हमें ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन आप हालात देखिए, फिर क्राइम की तरफ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए, मैं खाना जंगी नहीं कहता, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, ये तो डॉक्टर साहब देखिए कि आप लोग क्राइम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इस्लामाबाद की हालत देख लीजिए, मोबाइल स्नैचिंग और जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, ये किस बुनियाद पर हो रही हैं? ये गुर्बत की वजह से हो रही हैं। मुझे बताएं, कोई खुशी से तो जेल में जाता नहीं है, ना कि इस तरह का कोई अपनी जान को जोखिम पर डालता। खैर चले, ये तो एक लंबी डिबेट है, इस पर क्या बहस करनी। बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की। देखिए, ये पहले दिन से हैं, ये कोई अब नहीं है। पहले आपको याद होगा जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इस तरह अलीम खान साहब, वो बढ़ते अब बढ़ते चल जा रहे हैं। उसकी कई वजूहत है। एक तो इख्तियारात जो हैं उसकी जंग है, और एक तो लॉयल्टी की बात की जा रही है कि बानी पीटीआई के साथ इस मुश्किल हालात में कौन है। और जो लोग भागे हैं, जो पार्टी छोड़ कर गए थे, वो भी ये उज़र पेश करते हैं कि उन पर बड़े सख्त हालात थे, इस वजह से शायद उन्होंने वफादारी चेंज की, और किसी हद तक उनकी ये बात दुरुस्त भी है। लिहाजा बहुत सारे मुहरकात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के बायस हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। आमिर सैयद, आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि ये इख्तलाफात जो हैं किस जानिब जा रहे हैं और क्या ये हल हो जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं ये को बहुत बड़े इख्तलाफात की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। एक बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती है और उनका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, और वही जो फैसला करते हैं वही तमाम फैसले होते हैं। उसके अलावा तमाम लोगों की अपनी आरा है। हर सियासी जमात में इख्तलाफात होते हैं, हर सियासी जमात में ग्रुप बंदी होती है। हमने तो देखा कि इवन अभी भी आज की भी खबर थी कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं। अब समझ नहीं आ रही कि वो किससे नाराज़ हैं। मरकज़ में उनके जो भाई हैं वो वज़ीर आज़म हैं, सूबे में उनकी साहबजादी हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी हर साइड के ऊपर उनकी हुकूमत है और जिस तरह वो चाहते हैं वैसे फैसले कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नाराज़ हैं। तो अब तो दीगर सियासी जमातों में भी ऐसी सूरत हाल है। एक ज़माने में भाई जिक्र पीटीआई का हो रहा है, जिक्र पीटीआई का हो रहा है। बाकी जमातों का रेफरेंस दे रहा हूं सर। नहीं, रेफरेंस का है का स्पेकुलेटिव स्टोरी का रेफरेंस नहीं होता भाई। चार स्टोरी का रेफरेंस नहीं होता। अगर आपने पीटीआई के गिनवा भाई दिए, स्पेकुलेटिव, चलें हमें दो किस लीडर ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब नाराज हैं? किस लीडर ने कहा? ये अमार मसूद साहब की आज की अमार मसूद साहब लीडर है पीएमएलएन के, तर्जुमान है। नहीं, उनकी खबर है। नहीं, स्पेकुलेटिव खबर है ना। या तो किसी ने बाहर मैदान में खड़े होके कहा हो कि नवाज शरीफ साहब नाराज हैं, उनके किसी लीडर ने, तर्जुमान ने। एक स्पेकुलेटिव स्टोरी है, उसको आप तबसरे की बुनियाद नहीं बना सकते भाई। ठीक है, अब बाकी आप अपनी बात कीजिए। आप एहतराम के बगैर नहीं बात कर सकते। जी नहीं, मैं एहतराम का मुझे खातिर रखना बहुत जरूरी है। आप एहतराम के बगैर बात कर रहे हैं। रजी साहब, आप भी सीनियर हैं और डॉक्टर साहब भी सीनियर हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो आप दरगुजर कीजिए। अच्छा, और दूसरा इतराज किया गया कि शायद पीटीआई को बड़ी सियासी जमात क्यों कहा गया। ठीक है आमिर, हम इंशाल्लाह कल फिर इस पे बात करेंगे। वक्त पहुंच आता है प्रोग्राम का। इख्तलाफात हर सियासी जमात में होते हैं और देखते हैं कि बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के बाद दो ग्रुप्स जो के जा रहे हैं क्या इख्तलाफात ये शक्ल इख्तियार करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।